Hi friends and welcome to Astute Knowledge Academy. This is Kunal. Today we will discuss the communication theory. In our previous lecture we have discussed what is structural functional theory, how the political system functions और किस तरह से हम हमारी इनपुट्स या जो हमारी डिमांड्स है वो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम में देते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उसके ऊपर क्या करता है, डिसीजन लेता है और हमारी डिमांड्स फुलफिल करता है। आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन थियरी। ठीक है, कम्युनिकेशन थियरी बेसिकली किसने दी है? नॉर्बर्ट वाइनर, और उसे और ज़्यादा एडवांस किया है कार्ल ड्यूसेज ने। Basically, this approach explores the process by which one segment of a system affects another by sending message or information. Communication क्या होता है? Communication यानी कि हम जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, है ना, इसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कुछ मैसेज या इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं एक चीज से दूसरी चीज में, है ना, या तो एक इंसान से दूसरे इंसान तक हम क्या करते हैं? कोई भी एक इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, नॉर्बर्ट वाइनर had developed this approach and afterwards Carl Deuces developed it and applied it in political science। ठीक है, दो थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस एग्जाम में पूछा गया कि कौन से दो थिंकर्स है या कौन सा एक थिंकर है जो कि कम्युनिकेशन थियरी अप्रोच से रिलेट करता है, तो ये दो नाम आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्बर्ट वेइनर और कार्ल ड्यूसेज। नॉर्बर्ट वेइनर ने ये जो है वो थियरी दिया था और उसे और ज़्यादा एडवांस किया था, कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था पॉलिटिकल साइंस में कार्ल ड्यूसेज ने। Deutsch stated that the political system is a network of communication channels and it is self-regulative. Additionally, he emphasized that the government is responsible for administrating different communication channels। ठीक है, मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमने देखा था सिस्टम थ्योरी में और स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी में कि हमारी कुछ डिमांड्स होती है ना। तो कम्युनिकेशन थ्योरी में क्या रहेगा? देखते हैं कि जो हमारी डिमांड्स होती है पॉलिटिकल सिस्टम की, वो सेल्फ रेगुलेटिव होती है। ठीक है, जो भी हमारी डिमांड्स होती है वो सेल्फ रेगुलेटिव होती है, सेल्फ फंक्शनिंग होती है। वो कम्युनिकेशन मोड और चैनल्स के थ्रू जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाती है। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचती है। अब जैसे हमने देखा था कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स देखा था, पॉलिटिकल एंटिटीज देखा था, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे जो कि हमारी डिमांड्स को फॉरवर्ड करते हैं सिस्टम में। तो जैसे कि हमने देखा था एनजीओज हो गया, आपका मीडिया हो गई, सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, ये क्या करते हैं? दीज आर ऑल चैनल्स जिनके थ्रू आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हो या कम्युनिकेट करते हो। और इसी कम्युनिकेशन के थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम हमारी डिमांड्स जो है, जिनको हम इनपुट कहते हैं, उसे आउटपुट में फुलफिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, जो भी हमारी डिमांड्स हमने सिस्टम में रखी है तो उसे फुलफिल करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन थ्योरी क्या होती है कि वेरियस चैनल के थ्रू जब हम गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो गवर्नमेंट पे उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट को उन डिमांड्स को फुलफिल करना नेसेसरी होता है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं, आरटीआई का किया था, उसी के बाद में वुमेन्स मोलेस्टेशन और वुमेन्स सिक्योरिटी को लेकर लॉ बनाना चाहिए, उसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड से मी टू मूवमेंट भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थियरी। वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा फिर से इनपुट और आउटपुट फंक्शनिंग किस तरह से वर्क करता है गवर्नमेंट का। So basically, this approach treats the government as the decision-making system. Deuce described that there are four factors of analyzing in communication theory, which include lead, lag, gain and load। ठीक है, चार फैक्टर होते हैं जो कि कम्युनिकेशन थियरी में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच आर दी फोर मेन फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन थियरी गिवन बाय कार्ल ड्यूश। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोड। ठीक है, लोड क्या होता है? लोड रेफर्स टू द एक्सटेंसिवनेस ऑफ द सिस्टम एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अवेलेबल फीडबैक फैसिलिटीज एंड टू द क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन
इन रिलेशन टू दी कैपेसिटी ऑफ द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लोड यानी कि देखिए गवर्नमेंट के साथ सामने सिर्फ एक ही डिमांड आप नहीं रखते हो, एक डिमांड के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग तरह की डिमांड्स में। तो इसके थ्रू क्या आता है, गवर्नमेंट के ऊपर लोड आता है कि कौन सी जो है वो डिमांड पहले फुलफिल की जाए। ठीक है, अगर जैसे हम वुमेन सिक्योरिटीज को लेकर बात करते हैं तो सिर्फ वुमेन को सिक्योरिटी देना ही सब सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन वुमेन्स को अवेयर करना, उनको किस तरह से सिक्योर फील कराया जाए, कुछ लॉज बनाए जाए, उनको एजुकेट किया जाए। तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है ना, इसे फुलफिल, ये डिमांड फुलफिल करने के लिए। तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट के ऊपर लोड क्रिएट करता है, बहुत सारा लोड क्रिएट करता है। उसके बाद हम देखते हैं लैग। लैग का मतलब क्या होता है, स्लोलीनेस। लैग यानी कि अगर गवर्नमेंट जल्दी से उसके ऊपर डिसीजन ना ले तो बाकी भी तो डिमांड्स जो है वो आपकी रो में रहती है। एक ही तो डिमांड नहीं है, सिर्फ वुमेन सिक्योरिटी को लेकर ही आपकी डिमांड नहीं है। अगर गवर्नमेंट उसी डिमांड को लेकर सालों साल कंफ्यूजन में रहे या जल्दी बिल ना बनाए तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, लैग आ जाएगा। बहुत सारी दूसरी डिमांड भी उसके सामने खड़ी हो जाएंगी जिसको वो पूरा नहीं कर पाएंगे फिर, है ना। तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लीड। ठीक है, लीड क्या होता है कि कितना गवर्नमेंट ने उस डिमांड के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो इसको कार्ल डूश अपनी लैंग्वेज में बताते हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ accurately predicted position of the moving target from the actual position and from which the most recent signals were received। कितना वर्क किया है गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो लीड में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट ने उस डिमांड के ऊपर कितना वर्क किया है वो आपको कहाँ से पता चलेगा, लीड से पता चलेगा कि कितना गवर्नमेंट ने उसके ऊपर प्रोसेस किया है। नेक्स्ट इज लास्ट है आपका गेन। गेन करना यानी कि क्या उस डिमांड को फुलफिल करने के बाद उससे सोसाइटी को क्या गेन हुआ है, गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल सिस्टम को क्या गेन हुआ है। यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होता है आपके डिमांड्स को फुलफिल करने के बाद, उससे आपको जो भी प्राप्ति हुई है उसे आप क्या कहोगे, आपका गेन कहोगे। ठीक है, दैट इज योर गेन। तो दिस इज बेसिकली कम्युनिकेशन थियरी अप्रोच। और भी बहुत सारे इसमें डिटेल्स है, सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है, उसके बाद स्टूडेंट का मन भी नहीं करता है लेंदी वीडियोस देखने का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन थ्योरी बेसिकली क्या है, ये कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी डिमांड्स जो है वो सिस्टम में देते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स है, जैसे हमने देखा एनजीओ वगैरह, ये सारी जो क्या करते हैं, हमारी डिमांड्स पुट फॉरवर्ड करते हैं सिस्टम में। ठीक है, कार्ल ड्यूशेस ने कम्युनिकेशन थ्योरी को ही साइबरनेटिक्स भी कहा है। ठीक है, साइबरनेटिक्स एक इंजीनियरिंग वाली टर्म है। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो एक एग्जांपल साइबरनेटिक्स का आप ले लीजिए, आपके बॉडी का नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है आपके वेरियस ऑर्गन्स के साथ। ठीक है, पूरे बॉडी का फंक्शनिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है, नर्वस सिस्टम के कम्युनिकेशन पे। अगर आपका नर्वस सिस्टम फेल हो जाए, अगर आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सेंसेस ही आप लूज कर दोगे, है ना। तो कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नेसेसरी होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम में या एक स्टेट या नेशन बिल्डिंग में। अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी के अलग अलग एंटिटीज़ के साथ, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ के साथ अगर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहा तो क्या हो सकता है कि आपकी डिमांड भी कभी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा करप्ट भी होने के चांसेस होते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही नेसेसरी होता है, ऐसा कार्ल ड्यूश कहते हैं। देखते हैं साइबरनेटिक्स फिर से। द कम्युनिकेशन थियरी इज बेस्ड ऑन अ साइंस विच इज कॉल्ड साइबरनेटिक्स। ठीक है, साइबरनेटिक्स साइंस का एक टर्म है, टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है। इस चीज़ के लिए जो है कार्ल ड्यूच को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था। उनका कहना था कि ये एक टोटली साइंटिफिक टर्म है साइबरनेटिक्स, आप इसको सोशल साइंस में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। साइबरनेटिक्स इज द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑटोनॉमस कंट्रोल सिस्टम इन बोथ मशीन एंड लिविंग बीइंग। ठीक है, मशीन्स को फंक्शन करने के लिए भी कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। अगर आप आपके पीसी, लैपटॉप, मोबाइल को कोई एक फंक्शन दे रहे हो, काम करने के लिए बोल रहे हो, या तो जैसे कि हम सीरी यूज़ करते हैं, सीरी को हम कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ कमांड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सीरी के साथ कि हमें कोई जोक बता दो रिसेंटली, है ना, या रिसेंटली कोई भी एक हॉट न्यूज़ हमें बता दो, रिसेंटली जो भी हॉट टॉपिक चल रहा है न्यूज़ का, करंट अफेयर का, वो हमें बता दो।
और वो क्या करता है, साइबरनेटिक्स के थ्रू आपकी जो है वो डिमांड फुलफिल करता है। तो लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या चीज़ होगी, कम्युनिकेशन, ठीक है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ कम्युनिकेट करना। लिविंग बीइंग में जैसे हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे नर्वस सिस्टम का, विदाउट नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर सकती। तो बेसिकली दिस इज योर कम्युनिकेशन थ्योरी। अब देखते हैं हम डिसीजन मेकिंग थ्योरी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच किस तरह से वर्क करता है ये। डिसीजन मेकिंग अप्रोच किसने दिया था, रिचर्ड सी स्नाइडर, यहाँ पे आपको इनकी फोटो दिख जाएंगी, ये है रिचर्ड स्नाइडर और ये है चार्ल्स लिंडब्लूम, ठीक है। इन दोनों ने जो है वो डिसीजन मेकिंग अप्रोच दिया था। देखते हैं, डिसीजन मेकिंग अप्रोच ट्राइज टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकर एज वेल एज द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल्स हैव ऑन द डिसीजन मेकर्स। बेसिकली यहाँ पे क्या करता है, कोई भी डिसीजन अगर गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, या तो कोई भी आप एक समझ लीजिए कि कोई एक नेता है, नेता को आपने बोल दिया कि भाई हमें एक मंदिर बनवाना है, ठीक है। हालांकि मंदिर वाला टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं। और दूसरी बात, पॉलिटिकल साइंस का जब आप स्टडी करते हो तो आपकी कोई कास्ट या कोई रिलीजन नहीं रहता है, ठीक है। आप टोटली डेडिकेटेड रहते हो सिर्फ पॉलिटिकल फंक्शनिंग को लेकर, अपने सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं, एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपकी कोई कास्ट और रिलीजन नहीं है। जैसे ही आपने पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करना शुरू किया है, आपके लिए हर एक चीज़ कैसी है, न्यूट्रल हो चुकी है। आप कोई एक कास्ट से बिलोंग नहीं करते। अगर आप किसी एक कास्ट से बिलोंग करोगे या एक कम्युनिटी को, रिलीजन को ही ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दोगे, तो आप कभी लाइफ में प्रॉपर डिसीजन, फेयर डिसीजन नहीं ले पाओगे आप कोई भी चीज़ में, है ना। तो उसी तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल में डिसीजन मेकिंग अप्रोच किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक देखा है कि कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या हमारा नेता, हम उनके सामने एक डिमांड रखते हैं कि हमें मंदिर बनवाना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उनका जो डिसीजन है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किस चीज़ का है, जो भी वो डिसीजन लेते हैं। अगर उन्होंने कहा कि हाँ भाई मंदिर बनवा देंगे और उन्होंने मंदिर बनवा दिया, तो इस डिसीजन लेने में उनको किस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है, उसे स्टडी करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग अप्रोच में। अगर हम देखें कि अगर वो एक, हमने कहा उनको कि एक हिंदू टेम्पल बना दीजिए हमारे लिए, ठीक है, कोई भी एक लॉर्ड रामा का टेम्पल बना दीजिए, हिंदू टेम्पल बना दीजिए, तो वो क्या करेंगे, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर इफ ही इज अ हिंदू, इफ ही फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ लॉर्ड रामा, ठीक है, और ही फॉलो द पाथ ऑफ लॉर्ड रामा, तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्या करेंगे, जल्दी से ही आपकी डिमांड को फुलफिल कर देंगे और आपके लिए एक मंदिर बनवा देंगे। वहीं पे अगर कोई ऐसा नेता हो, जैसे कि हमारे दिल्ली के केजरीवाल ले लीजिए, अगर आप केजरीवाल को बोल दीजिए कि आप हमारे लिए मंदिर बनवा दीजिए, तो वो बोलेंगे कि मंदिर नहीं, मैं आपके लिए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बनवा दूंगा, क्योंकि वो आज की नीड है। तो अब ये चीज़ उन, अब उन्होंने मंदिर ही क्यों नहीं बनाया, क्योंकि दे आर नॉट इन इन्फ्लुएंस बाय एनी रिलीजियस एंटिटीज, है ना। वो रिलीजन्स को लेकर उतना ज़्यादा उनके मन में ये नहीं, उनका डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस है कि सोसाइटी को डेवलप करने के लिए मंदिरों की ज़रूरत नहीं है, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस की और अच्छे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो उनके डिसीजन के ऊपर उस चीज़ का इन्फ्लुएंस होता है। A political decision which is taken by a few factors influences a larger society, and such decision is generally shaped by a specific situation. Therefore, it is taken into account psychological and social aspects of decision makers also. तो हमें क्या करना पड़ता है, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट को भी स्टडी करना पड़ता है। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, या जो भी एक, जैसे हमने एग्जांपल में दिया, कोई एक मिनिस्टर हमारा डिसीजन ले रहा है, तो उसकी साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट का भी हमें स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि उसी से ही उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं, उसी से ही उनके डिसीजंस बनते हैं, ठीक है। साथ में बहुत सारे कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस है, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म हो गया, एक्सटेंशनलिज्म हो गया, फेमिनिस्ट, स्ट्रक्चरलिज्म। ये सारे जो है कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस, हम जब आइडियोलॉजीज का स्टडी करेंगे, जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, प्लूरलिज्म स्टडी करेंगे, तब इन सारे कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस का भी हम उसी के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रोच, डिसीजन मेकिंग अप्रोच। कोई अगर आपको डाउट है इससे रिलेटेड और ज़्यादा इसको एलेबरेट आप करना चाहते हो, तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे हमारे
नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट होता है, यू नो दी रूल, कमेंट्स में जाइए बताइए जो भी डाउट होता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल कंसेप्ट, ठीक है। एंड ऑफ आइडियोलॉजी का डिबेट भी एक है जो कि पॉलिटिकल थियरी का ही पार्ट है, लास्ट यूनिट आप बोल सकते हो पॉलिटिकल थियरी का एक वो। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी या एंड ऑफ पॉलिटिकल थियरी का हम स्टडी करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे हमारे पॉलिटिकल कंसेप्ट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, राइट्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे कंसेप्ट है, डेमोक्रेसी, स्टेट, उन सब का हम नेक्स्ट लेक्चर से उसे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, नए वीडियोस आते रहेंगे। एग्जाम, आई गेस यूजीसी नेट के एग्जाम अभी 2-3 महीने में, एक नेक्स्ट मंथ जनवरी तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जल्दी ही एग्जाम हो जाएंगी। 2 सेशन होने वाले हैं 2022 में, जैसे कि हर साल होते हैं, कोरोना की वजह से नहीं हो पाए। तो रेडी रहिए एग्जाम के लिए, वक्त पे ही स्टडी करना जरूरी नहीं है, शुरुआत से थोड़ा रेडी रहिए, आपको हेल्प होंगी। चलिए, बाय बाय।